कि कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी दूर रह रहे हैं तो इनके बीच में कोई एक वैक्यूम ना आ जाए, तो एक फैमिली शुरू हो जाए। अब इसके पीछे वो, मुझे नहीं लगता है कि कोई ईश्वर धारणा है, ये एक सोच ही है, भारतीय सोच। A scared producer and a scared director cannot make a good film. जिस डायरेक्टर को डर लगाया हुआ है कि मेरी पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, जिस प्रोड्यूसर को डर लगा रहता है कि अरे मेरी पिक्चर का क्या होगा, ऐसे लोग अच्छी पिक्चर नहीं बना सकते। हेलो सर, हेलो मैम, हाय, वेलकम टू पीपिंग मून। और मेरा नाम वर्षा है एंड मुझे आप दोनों से बात करके बहुत बहुत खुशी हो रही है। Kind of you to say that. ओके मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है। जैसे कि शेरनी की कामयाबी को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये एक आम मसाला फिल्म नहीं है, एक कंटेंट वाली फिल्म है। और कंटेंट वाली फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है, तो इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है और मैं मान रही हूँ कि इतनी मेहनत और जिस कन्विक्शन से फिल्म बनाई गई, उसको लोगों ने जो इतना पसंद किया, उसका श्रेय डेफिनेटली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सबको जाता है। क्योंकि ये फिल्म जब भी किसी कन्विक्शन से बनाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं तो दिल को छू जाती है। अक्सर ये होता था पहले, जब थिएटर का जमाना था, कि इस तरह की मीनिंगफुल फिल्मों को ना तो रिलीज मिलता था, और अगर रिलीज मिलता था तो वो जो ऑडियंस है जो गाने बजाने वाले में ज्यादा होती है, उनकी मापदंड से फिल्में सफल नहीं हो पाती थी। पर ओटीटी पे ये जो रिलीज हुई, अच्छे लोगों ने देखा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन की जहाँ बात आती है, वो एक बहुत ही आजकल, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ऑडियंस, ये एक जन साधारण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको इस स्क्रिप्ट ने टैकल किया। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बनाई गई है फिल्म, इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसीलिए ऐसा नहीं कि जब अवार्ड फंक्शन होते हैं तो इस तरह की फिल्मों को सिर्फ क्रिटिक्स अवार्ड मिलते हैं बड़ी मुश्किलों से। पर ये एक ऐसी फिल्म है कि आज की तारीख में अगर ओटीटी पे अवार्ड फंक्शन हो तो ये मासेस के लिए भी उतना ही उसने उससे रिवॉर्ड अवार्ड पाया है, जैसे कि कमर्शियल फिल्म। आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले एक कमर्शियल फिल्म आई थी। कमर्शियल फिल्म जो है उसको इतनी तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि ये लोगों का जानवरों के प्रति, खास तौर से जो हमारा राष्ट्रीय एनिमल है उसके बारे में लोग इतने ज्यादा चिंतित हैं, उनकी इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस, इसको जो खत्म हो रहा है, पर्यावरण जो खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ट्राइबल्स को लेके लोग बहुत संवेदनात्मक रूप से सचेत हो चुके हैं। तो इस लिहाज से इसको बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है, फिल्म ने छुआ है, और फिल्म एक बहुत ही कामयाबी हासिल कर गई है लोगों के दिलों पे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल मैम। अगला सवाल सर मेरा आपसे है। जैसे कि आपका ये किरदार अब तक के किरदार से अलग था, और जैसे कि ये किरदार आम किरदार नहीं था, इस रोल के लिए आपके पास क्या रेफरेंसेस थे, या आपने किसी पेशेवर हंटर से मुलाकात की थी अपने किरदार को समझने के लिए? देखिए, ऐसा है, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ जी सर, जबलपुर, भोपाल, सतना, इन इलाकों में हम पड़े हुए हैं। सतना एंड कटनी, all these places are very small towns of मध्य प्रदेश। हमारे पिताजी रेलवे में थे, और जब हम छोटे थे तब ऑलमोस्ट हर इंसान के पास बंदूक होती, हमारे पिताजी के पास भी थी। और बंदूकें रखना और बंदूक लेकर के घूमना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे पिताजी रेलवे में काम करते थे। ही वाज अ रेलवे मैन एंड ही वाज मेकिंग रेलवे लाइंस इन मध्य प्रदेश, इन फॉरेस्ट वेयर देयर वर टाइगर्स। उस जमाने में जब हम छोटे थे, रेलवे का काम थोड़ा डेंजरस होता था, क्योंकि जंगली जानवर आ जाते थे। तो जब भी हमारे पिताजी कहीं पे काम करने जाते थे रेलवे लाइन बनाने के लिए, तो साथ में एक आदमी बंदूक लेकर के आता था।
कहीं अगर शेर आ गया लेबर को अटैक करने के लिए और आदमी को उठा के ले जाएगा, खा जाएगा, तो एक आदमी बंदूक लेकर के जाता था। हमारे घर में तो खैर शिकार नहीं किए जाता था, लेकिन हमारे कुछ ताऊ लोग थे, काफी शिकार करते थे। उस जमाने में 1970 तक हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में शिकार करना अलाउड था। आपको सिर्फ परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से और उनको एक फीस देनी पड़ती थी। आप जंगल को एक आपको इलाका बता दिया जाता था कि साहब इस जंगल में आप शूटिंग कर सकते हैं, जानवर मार सकते हैं, हाका कर सकते हैं, तो ये किया जाता था। और हमको इस चीज की परमिशन थी, हम ऐसे लोगों को जानते थे। हम जब छोटे थे तो हमने, एक हमारे पड़ोसी थे वो भी रेलवे में नौकरी करते थे, वो एक पैंथर मार करके लाए थे, तो हम सब छोटे छोटे बच्चे वहां पे पैंथर को देखने गए थे। ओके। उस जमाने में पैंथर मारते थे, शेर मारते थे, सांभर मारते थे, दुनिया भर के हर जानवर को मारा जाता था। फिर उसका खाल निकाल करके उसको टैक्सीडर्मिस्ट को देते थे और उस खाल को क्योर करके अपने घर में लटकाया जाता था। तो हमारे खानदान में कुछ लोगों ने कम से कम नहीं तो 20-25 शेर तो मारे ही होंगे। तो शेर के सूटकेस बनते थे और रीछ की खाल के पायदान बनते थे और सांभर वगैरह के जैकेट बनती थी, जूते बनते थे। ये हाल थे और हम इन सब चीजों से वाकिफ थे। तो हमारे लिए ये रोल करना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि आई हैव कम बैक होम। तो सर आपको ये रोल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये चीज तो आम होती है। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। कटनी में हमें बताया गया कि एक सर्कस आया था एक जमाने पहले। उस सर्कस वालों ने कहा कि भाई हमारे जो जानवर हैं, शेर हैं, भालू हैं, चीते हैं, इनके लिए हमको मांस चाहिए, जानवर मांस। तो उनका कौन कोई ला सकता है, कोई सप्लाई कर सकता है? तो एक शिकारी खड़ा हुआ, कह लेंगे हम देते ना आपको, कितना चाहिए आपको? कह ले आप जितना मार के ले आओगे हम धर लेंगे। तो वो शिकारी सुबह निकला, शाम को एक ट्रक भर के जानवर ले आया। एक ट्रक भर के? एक ट्रक भर के। उनका आप ले लो, खरीदो किलो के हिसाब से। इस तरह के शिकार होता था। हम कटनी शहर में रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ जाते थे तो वहां पैंथर रहते थे पेड़ के ऊपर बैठे। सीरियसली सर, आपको कभी ऐसा डर फील नहीं होता था रहेगा? नहीं, डर तो खैर हम उस तरह हम तो गए नहीं, लेकिन हमारे दोस्त लोग जाते थे। भरत जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वैसे तो मैंने शेर शुरू में तो सिर्फ रामनिवास बाग जो हमारे जयपुर में है उसके पिंजरों में देखा। पिंजरे में शेर आप जब जू में जाते तब देखा। बट आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ राजाज एंड महाराजास, जिनकी अगर आप चाहे जोधपुर महाराजा के पास जाओ, चाहे जयपुर महाराजा की, सबकी वॉल्स पे आप शेरों की खाल देखेंगे। भालू जो है उनको ट्रीटमेंट करा, और भालू है उमेद भवन में। सो जानवर और शिकार, ये जो राजा महाराजा मेरे दौर में मैंने बहुत सुने थे। फिर ये एंड होने लगा जब वो हिरण मारने लगे, तब तक फिर लॉ बदलते चले गए। बट बेसिकली शेर, चीता, भालू, स्पेशली शेर और खरगोश और हिरण, इनके शिकार से और राजाओं महाराजाओं की बंदूकों से वास्ता मेरा भी हुआ। और फिर फॉरेस्ट बहुत है, सवाई माधोपुर में है हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेस्ट, जहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए, रणथंभौर, वहाँ पे शेरों के लिए वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ शेर देखे। अब तो ये है कि उनको देखना और उन पे कर्म करना वो ज्यादा बड़ी बात डिफरेंस। हाँ जी, उस पे काम करना और सामने से मतलब इन तरह की चीजें सुनना हमेशा अलग बात है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि फिल्म में आप जैसे ही आते हैं एकदम छा जाते हैं, मतलब दर्शक आपसे एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम अपनापन फील होने लगता है। लेकिन आपके किरदार की बात करें तो वो एक ऐसी सास है कि बाहर से तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच है, लेकिन अंदर से उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी है। जैसे कि बहू भले ही कितनी बड़ी ऑफिसर हो, लेकिन जब उनको बाहर जाना है तो पूरा तैयार होके जाना है और अपनी फैमिली को लेकर पूरा सोचना है। तो इस सोच पर आप क्या कहेंगे मैम? मैंने तो शायद आम भारतीय नारी को ही रिप्रेजेंट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मदर इन लॉ है उसके लिए बहुत बड़ी गर्व की भी बात
अगर गर्व की बात नहीं होती तो शायद वो फिर उनको विजिट करने के लिए फॉरेस्ट नहीं जाते। तो उनको लगता है कि अरे भाई मेरी बहू जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर है, अब अगर मैं किसी के यहाँ मिलने जा रही हूँ तो क्यों ना ये शी फॉरगेट्स। तो ऑफिसर जो है उसको आप अगर आर्मी ऑफिसर से के पास कहीं फील्ड उसमें जाएंगे तो अचानक यू डोंट एक्सपेक्ट हर टू वेयर की बनारसी साड़ी पहन ले और वो गहने पहन ले। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय नारी जो होती है ना, उसका ये होता है कि यही मेरा प्यार, यही मेरा प्यार कह रही, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया था, तुम वो पहन लो, ये वो पहन के चलते हैं। सेकेंडली फैमिली, तो जिस तरह से वो सोचती है कि ये यहाँ अकेली रहती है, या ये वो सोचती है कि भाई 4 साल शादी को हो गए या 5 साल हो गए हैं। पहला जो मेरा डायलॉग है कि बिल्ली के बच्चे, अब इसको तो बच्चे पालने आ जाएंगे। शी इज ट्राइंग, शी हैज कम ऑल द वे हियर कि कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी दूर रह रहे हैं तो इनके बीच में कोई एक वैक्यूम ना आ जाए, तो एक फैमिली शुरू हो जाए। अब इसके पीछे वो मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष धारणा है, ये एक सोच ही है, भारतीय सोच कि अगर बच्चे हो जाएंगे तो थोड़ा इनका मन बहल जाएगा। ये भी है कि शी डजंट वांट कि वो काम छोड़ दें, क्योंकि उससे न केवल आमदनी हो रही है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। सो हाउ मच शी इज, आई डोंट थिंक उनके दिमाग में कोई विशेष प्लान है, पर एक बिल्कुल इंडियन नारी की तरह से वही सोचती है कि मेरी बहू फॉरेस्ट ऑफिसर है, अच्छा भी पहने, साड़ी भी पहने, जो कि डॉटर इन लॉ की मानसिक स्थिति उस समय ऐसी नहीं है। शी इज रियली अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, शी हैज कम हियर विद सम पर्पस, और उनको एक सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो इसलिए लोग मुझे पसंद कर लेते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग देम। आधी आधी जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए फेल हो जाती है, जो उनका प्यार है वो उनको ये नहीं समझने देता कि यार ये इस समय ऑफिसर है, शी नॉट माय डॉटर इन लॉ, आई हैव टू, और या इस पे कुछ प्रेशर्स हैं, वो समझ नहीं पाते अपने हिसाब से। वो सोचते हैं कि भैया शादी हो गई, फटाफट ये हो जाए, मेरे लड़के को भी एक शेर मिल जाए बजाय शेरनी को जो ढूंढ रहे हैं, यू नो। सो आई थिंक that's why they like me, because they can identify with my character. सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि फिल्म के डायरेक्टर की बात करें अमित मसूरकर, उन्होंने अब जितनी भी अभी तक फिल्में बनाई सब, जैसे पहले न्यूटन, अब शेरनी, बहुत ही गंभीर मुद्दों को उजागर करती हैं। तो आप अपने अनुभव से क्या देखते हैं कि अमित और बाकी डायरेक्टर से अलग हैं? देखिए, अमित मसूरकर साहब जो हैं, ये नई पीढ़ी के डायरेक्टर है, और इनके लिए जो ऑडियंस है, इनकी ऑडियंस भी नई पीढ़ी की ही है, और इनकी जो सोच है वो भी नई है। इनकी सोच प्रैक्टिकल है, नेचुरल है, आई मीन नेचुरली रियलिस्टिक है। ये जो पिक्चरें बनाते हैं और इन्होंने जो अब तक बनाई है, ये बहुत कठिन सब्जेक्ट्स उठा करके बनाते हैं और बहुत ओरिजिनल सब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ये थिंकिंग आदमी है। इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ये दूसरों की पिक्चरें कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये रीमेक्स नहीं बना रहे हैं, ये ओरिजिनल चीजें बना रहे हैं। और ये आदमी जो है, इसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करने लगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मुझे एक ऐसा डायरेक्टर मिला जो सोच समझ करके काम कर रहा है और पिक्चर बना रहा है। इनके जो राइटर है इस पिक्चर के, आस्था टीकू, उनका भी हमको दिमाग अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी भी मेहनत अप्रिशिएट करनी चाहिए। उसने बहुत उम्दा सब्जेक्ट लिखा है, बहुत रिसर्च करके सब्जेक्ट लिखा है। ये लोग मामूली डायरेक्टर नहीं है, मामूली लोग नहीं है, ये डेडिकेटेड लोग हैं। अब अक्सर हिंदी फिल्मों में क्या होता आया है भाई, मैंने जैसे आपको बताया तो कुछ देर पहले कि हर आदमी यहाँ पे एक्टर बनने आता है, लेकिन जो मजबूर होता है वो या तो राइटर बन जाता है या तो फिर डायरेक्टर बन जाता है। अगर एक्टिंग करने के लिए उनको मौका नहीं मिला तो वह तो डायरेक्टर बन जाएंगे, या तो राइटर बन जाएंगे, या तो प्रोड्यूसर बन जाएंगे, ऐसी चीजें होती हैं।
बट ये जो दो लोग हैं ये डेडिकेटेड, इनका आते साथ इरादा ये था अमित मसूरकर का कि वो डायरेक्टर बनेंगे, और डायरेक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। डायरेक्टर बनना हिंदी फिल्मों में एक तो सबसे रिस्पेक्टेबल काम है और दूसरा सबसे डेंजरस काम है, क्योंकि डायरेक्टर की जब पहली पिक्चर फ्लॉप होती है एक तरीके से बाहर हो जाता है, उसको फिर काम नहीं मिलता। एक्टर को तो एक बार पिक्चर फ्लॉप होगी उसको दूसरा रोल मिल भी जाएगा, लेकिन डायरेक्टर के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर उसकी पिक्चर नहीं चली तो उसको फिल्म इंडस्ट्री बाहर निकाल देती है। तो अमित मसूरकर ने अभी तक जितनी पिक्चरें बनाई हैं बहुत रिस्की सब्जेक्ट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, बहुत हटके पिक्चरें बनाई हैं और ओरिजिनल सब्जेक्ट्स बनाए हैं। इस आदमी में कलेजा है, इस आदमी में दिल है, इस आदमी में क्या कहेंगे बहादुरी है। हम इस आदमी को बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे और भी डायरेक्टर आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, और उनकी तादाद लेकिन अभी भी जरा कम है, वो माइनॉरिटी। मुझे ये कहना है शरद जी कि ही इज लकी ऑल्सो, क्योंकि देखिए वो तो इंजीनियर थे, बहुत सोच समझ वाले, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही सुलझे हुए, बहुत कन्विक्शन वाले, नई सोच के, नई पीढ़ी के। बट ही इज लकी कि उनको विक्रम जी जैसा एक प्रोड्यूसर मिला। हर जो नई पीढ़ी के डायरेक्टर हैं वो तभी अपना आजकल हैं हमारे पास, अच्छे डायरेक्टर अच्छा कुछ करना चाहते हैं। बट इफ यू डोंट गेट अ गुड प्रोड्यूसर who has a trust in you, अगर इन्होंने शकुंतला भी बनाई थी या इन्होंने अब ये शेरनी बनाई, you could see that spark, that conviction in Astha Tikku ji and in our डायरेक्टर। तो इसलिए उनको मौका मिला कि उनके दोनों हाथ खुले थे और दिमाग पे प्रेशर नहीं था। अगर दिमाग पे प्रोड्यूसर बैठा रहेगा, दिमाग पे बार बार ये आएगा कि इसमें कोई आइटम डालो, इसमें कुछ ये चीज लाओ, तो फिर वो अपने कन्विक्शन से भटक जाता है। आई थिंक अमित की दोनों फिल्में न्यूटन एज वेल एज शेरनी जो है बहुत से नए डायरेक्टर्स को एक प्रोत्साहन देगी और प्रोड्यूसर्स को भी प्रेरणा देगी कि भाई रिस्क लेना सीखो। ये नहीं कि मैं 100% कमाऊं, इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने कॉज को अगर सहारा दिया और उन्होंने देख लिया कि कितना कुछ ऑडियंस ने आपको अप्रिशिएट किया है, और जब ऐसी फिल्में बनने लगेंगी तो इस फिल्म से घाटा नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड एवरीबडी कैन नॉट रिस्क देयर एवरीथिंग, यू नो। फिर आर्टिस्ट भी नहीं पेमेंट मिलेगी, फिर सब लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। इट हैज टू बी, यू नो, सबके लिए वायबल होना चाहिए। तो मैं प्रोड्यूसर को भी यहाँ बहुत बहुत उनकी भी तारीफ करना चाहूंगी कि he believed and he gave all the freedom to our dear director Amit as well as Astha. ये आपने बड़ी अच्छी बात कही हीला जी। ये बात मैं फिर से एक बार कहूंगा कि a scared producer and a scared director cannot make a good film. जिस डायरेक्टर को डर लगाया हुआ है कि मेरी पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, जिस प्रोड्यूसर को डर लगा रहता है कि अरे मेरी पिक्चर का क्या होगा, ऐसे लोग अच्छी पिक्चर नहीं बना सकते। अच्छी पिक्चर सिर्फ वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना सकते हैं जिनको की डर नहीं है कि आगे क्या हो। They have to be brave enough to face the consequences of the film that they make. And these two people, as Ila ji said, the director Amit Masuurkar and Vikram Malhotra, they had the guts to go ahead and make a film like this. And whenever, see, what happens is, when you make a mediocre product, the chances of success are very low. But when you make a superlative product, when you make a very nice film, when you put your heart and soul into something, and you make something, then God takes care of it. बिल्कुल सर और मैम, आपकी बातों ने जो नए डायरेक्टर्स होंगे उनको जरूर मोटिवेट किया होगा। आपने इतना अच्छा बोला, जरूर। मतलब एक होता है ना, एक मोटिवेशन, अगर आप जैसे कलाकार मोटिवेट करते हैं तो सामने वाले पे ज्यादा असर होता है। मैम, जैसे कि फिल्म में एक तरफ आप थे, शरद सर थे, विद्या मैम या विजय राज, और दूसरी तरफ लोकल आर्टिस्ट, गांव के, मतलब गांव के जो जंगलों के आसपास गांव थे उन पे जो लोकल आर्टिस्ट थे। ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा? मतलब इस कोलैबोरेशन में आपको काम करके कैसा लगा?
सबसे बड़ी बात है, क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, उनकी शार्प आई कि उन्होंने जो फॉरेस्ट के जितने भी अधिकारी लोग थे वो तो वही के पकड़े थे, तो बड़े अच्छे थे, बड़े नेचुरल थे, और बाकी भी जो कैरेक्टर्स उन्होंने लाए हैं तो वो बहुत ही उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि इन लोगों के साथ मिल के वर्कशॉप भी इन्होंने की थी, और फिर विद्या जैसी टैलेंटेड लड़की, तो क्या होता है, पूरा माहौल बहुत अच्छा था, माहौल वाज वेरी गुड। यहाँ ये नहीं पता पड़ा कि शहर का कौन है, गांव का कौन है। कोरोना के टाइम पे ऐसी बढ़िया खूबसूरत फिल्म बनी जिसने सारी पॉजिटिविटी दी उस फॉरेस्ट में। बिल्कुल। एंड मैम एंड सर, बस लास्ट थिंग, आप दोनों को एक दूसरे के एक क्वालिटी आप दोनों को एक दूसरे की जो बहुत अच्छी लगी, आपको और शरद सर को, आपको शरद सर की, शरद सर को आपकी। आज तो शरद सर ही बोलेंगे। गाती हैं क्या सर? मीना जी गाना बहुत अच्छा गाती हैं और हंसती बहुत अच्छे से। और मुझे ये कहना है कि खामखा कह रहे हैं कि गोरे एक्टर चाहिए थे, सांवला सौंदर्य है, इनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सर और मैम आप जब भी हंसती हैं तो वाकई में हर लोग दुखी आदमी भी हंसने लगता है। और सर आपको मैं बचपन से देख रही हूँ, मतलब आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 4 दशक हो गए हैं, एंड सीरियसली और बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी स्क्रीन पर देखते हैं। थैंक यू sir. Nice Thank you, ma'am. talking to you. Nice talking. Same to you, ma'am. Seriously, very nice to talk to both of you.